नमस्ते। हमारे खास कार्यक्रम सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं हर रोज सवालों के जवाब देने के लिए। और सर बहुत स्वागत है आपका। सर जिस तरीके से एक ट्रेंड दिखा चुनाव आयोग को लेकर के, जितने सारे सवाल उठाए गए, राजीव कुमार सामने आकर के और चवन्नी छाप शायरी पढ़ करके जिस तरीके से जवाब दे रहे थे, वो जवाब अब ये दिखाने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। इतना ही नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी और तमाम संस्थाएं जो हैं, जिसमें चुनाव आयोग एक प्रमुख संस्था है, अब सुप्रीम कोर्ट और जो न्यायपालिका है वो भी अब उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। जिस तरीके की पिटिशंस फाइल हुई हैं और उस पर जो जवाब आया है, नीरज शर्मा की तरफ से जो पिटिशन फाइल हुई है उस पर जवाब आया है चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए, वो क्या कहता है? सर एक थोड़ा सा पहले तो हम दर्शकों के लिए जरा ये बता दीजिएगा कि ये माजरा शुरू कहां से होता है, इसका मतलब क्या है, और क्या सीधे तौर पर जो मैंने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, वो ये सारी चीजें उसी का हिस्सा है? धन्यवाद राय साहब। सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की, पोंगल की, बिहू की सब साथियों को बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आपने बहुत महत्वपूर्ण और वाजिब सवाल उठाया है और आज पूरा देश इस बात को जानना चाहता है कि देश में हो क्या रहा है। और ये बात हम लगातार आप और हम करते रहे कि इस देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया और पूरी न्यायिक प्रक्रिया संदिग्ध हो गई है जब से भारतीय जनता पार्टी ने ये बैकडोर से येन केन प्रकरण चुनाव को हथियाने का एक सूत्री एजेंडा देश में लागू किया है। इसका तमाम तरह की चीजें हैं। लास्ट ईयर अगर आपको ध्यान हो, मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलूंगा ताकि दर्शकों को आसानी रहे। आपको पता है लगातार ईवीएम्स की कार्यप्रणाली को लेकर के तमाम वो उठते रहे हैं देश में, उनकी विश्वसनीयता पर, कार्यप्रणाली पर। और जो देश की अग्रणीय संस्था है एसोसिएशन फॉर डेवलप क्या नाम है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो जी, एडीआर। काफी अच्छा, एडीआर, वो काफी अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, जस्टिस खन्ना की बेंच थी, कि साहब ये जो ईवीएम और वीवीपैट की कंप्लीट वो कराई जाए, क्रॉस मैचिंग कराई जाए काउंटिंग के दौरान, और तब रिजल्ट घोषित किया जाए। तो माननीय जस्टिस खन्ना ने यह कहा था कि सारी की कराने की जरूरत नहीं है। अगर सेकंड और थर्ड रहने वाला कैंडिडेट ये चाहे कि उसको कोई शक है, तो वो पैसे जमा करा करके, प्रक्रिया के पैसे जमा करा के, और पर बूथ 47,000 रुपए, छोटी अमाउंट नहीं है। एक मशीन काउंट काउंट उसको बोलते हैं चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, CNV, उसको कराने के लिए 47,000 कुछ रुपए इलेक्शन कमीशन ने तय किए। वो चाहे तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ बूथ्स की करा सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था अप्रैल में, अगर मुझे ठीक से याद है तो। और ये था कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर अपना SOP जारी करेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो उसके क्या किया क्या नहीं किया, ये आपके पास दो चिट्ठियां हैं। एक है सर्वमित्र कंबोज की, जो रानिया से चुनाव हारे हैं कांग्रेस के, और एक NIT 86 फरीदाबाद से है नीरज शर्मा, जो पूर्व विधायक है और इस बार चुनाव हारे। एक ही काम पर चुनाव आयोग और प्रदेश के चुनाव अधिकारी क्या क्या खेल कर रहे हैं, दिल्ली की चीजों पर बाद में बात करेंगे, पहले इस पर स्पेसिफिकली मैं क्लैरिफाई करूं आपको। सर्वमित्र कंबोज 4,07,000 रुपए जमा कराते हैं कि इन 7 बूथों पर या 8 बूथों पर जो भी संख्या थी, उन्होंने 14 अक्टूबर को, जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया, एक हफ्ते का समय इलेक्शन कमीशन ने दिया कि जिसको चैलेंज करना कर दे। उन्होंने चैलेंज किया और 4 लाख कुछ हजार रुपए जमा कराए। उस चिट्ठी के बाद 3 महीने के बाद जो उपायुक्त सिरसा है, वो कहते हैं कि आप C&V, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए फला 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 तारीख को आ जाए। तो जाते हैं वहां पर। तो वहां के जो चुनाव अधिकारी है, जो भी अधिकारी थे वहां प्रशासन के, वो चुनाव आयोग के निर्देश पर एक ईवीएम निकालते हैं जो अंडर चैलेंज थी, और उसका जो डेटा था पोलिंग का, उसको पहले मिटा देते, याद रखिए शब्द, जो डेटा है उसका जो पोलिंग का, उसको मिटा दिया जाता है। और उनको कहते हैं, सारे कैंडिडेट वहां पर हैं, उनको कहते हैं कि साहब इसमें अब आप मॉक पोल करके देखिए। मॉक पोल यानी कि जो एक्चुअल डेटा है वो मिटा दिया गया। चेकिंग एंड वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट का यही मतलब था ये बात कहने का? चेकिंग एंड वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो वोट डाला है वो वहां पर उतना ही गिना गया है नहीं, वीवीपैट से मैच कर दीजिए, जो मैं और आप समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने डेटा इरेज कर दिया, और उसके बाद आप ये बताइए 47,000 रुपए कोई व्यक्ति क्या मॉकपोल के लिए देगा क्या, और क्यों देगा? मॉकपोल से क्या हासिल होगा उसको, बता दीजिए मुझे।
तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके आदेश की भी सरेआम धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, चुनाव आयोग के इशारे पर हरियाणा के चुनाव अधिकारियों ने इस तरीके से उड़ाई। उसके बाद सर्वमित्र कंबोज ने क्या किया, उसने कहा कि सारा इसको धंधे को बंद कीजिए। उन्होंने एफिडेविट दिया कि मैं ये नहीं चाहता और मैं ये कोर्ट में जाऊंगा, अब बाकी कुछ मत कीजिए। यानी कि उनके पैसे भी गए और सारी कहानी खत्म। अब इसी तरीके से फरीदाबाद में एनआईटी जो मैंने बताया नीरज शर्मा कैंडिडेट थे, उन्होंने ऐसे ही अप्लाई किया। उनका भी चेकिंग एंड वेरिफिकेशन का पैसे जमा करा रखे, सारी बात है। वहां के अधिकारी कहते हैं सर्वमित्र को बुलाया और उसका मॉकपोल का ऑफर दे दिया। इससे पहले यही काम पानीपत में कर चुके हैं लोकसभा में। नीरज शर्मा को चिट्ठी आई, वो भी आप दिखाइए दर्शकों को। उसमें चुनाव अधिकारी कहता है कि चूंकि आप चुनाव याचिका में हाई कोर्ट में चले गए हैं, इसलिए आपका चेकिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताइए, हाई कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानोगे आप? हाई कोर्ट ने कोई स्टे किया है क्या? उसमें किसी भी प्रक्रिया पर रोक लगाई है क्या? ये तो उसका बल्कि हाई कोर्ट के केस में मदद करेगा। आप कहिए ना, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि कुछ नहीं मिला, अगर आपकी नीयत साफ है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां चुनाव आयोग जो राजीव कुमार का है वो सरेआम उड़ा रहा है। पानीपत में उड़ाई, रानिया में उड़ाई, और उसी एप्लीकेशन पे वो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन कह रहे हैं, ये मॉकपोल कह रहे हैं। कैंडिडेट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन कह रहा है एनआईटी का, उसको कह रहे हैं कि तुम इलेक्शन पिटीशन में चले गए इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये क्या मतलब है? ये चोरी और सीना चोरी है राय साहब, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बिल्कुल निर्लज और शर्मनिरपेक्ष हो चुके हैं। इसके बाद भी हरियाणा के जो कर्ण सिंह दलाल एंड सारे लोग हैं वो सारे गए सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस खन्ना के पास ही गए कि साहब आपके आदेश, जो सीएंडवी का आदेश था, उसको लागू नहीं किया जा रहा साहब, कंटेम्प्ट है। उसकी तारीख अब 21 तारीख लगी, उसमें कोई फैसला नहीं आया, कोई नोटिस भी नहीं हुआ, केवल 21 तारीख की तारीख लगी हुई, 21 फरवरी की। तो आप सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाना, अवहेलना करना, केवल किस लिए करते हो आप? जब आपकी चोरी है और आपको चोरी पकड़े जाने का खतरा है। वरना तो आप बुलाइए, खोलिए। और राजीव कुमार क्या कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायरी के साथ, घटिया शायरी के साथ, कि हमने इतनी मशीनें और वीवीपैट काउंट कर दी, एक वोट का भी फर्क नहीं आया। यही कह रहे थे ना। तो ये दोनों कैंडिडेट भी यही कह रहे थे कि आप हमारी क्रॉस वेरीफाई करा दीजिए 10-10 मशीनें। उन्होंने तो पैसे भी जमा कराए, वो नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि पूरा खेल संदिग्ध। मुझे अब ये बताएं, जो ये सारी चीजें हो रही हैं जिस तरीके से, एक चीज तो साफ हो गई कि इनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मायने नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट को भी अब इन्होंने ताक पर रख दिया है कि आपको जो इच्छा बने, जितना आपका सामर्थ्य है आप लगा लीजिए, हमें जो करना है वो हम करेंगे। हम आपको डेटा नहीं देंगे, हम किसी का भी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, चेकिंग नहीं करेंगे, आप देते रहिए आदेश, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर एक, डेटा डिलीट करने की आपने बात कही, नीरज शर्मा को जो बात कही गई है कि भाई आप पिटीशन आपका है और ये सब, तो डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। भाई क्या नीरज शर्मा का डेटा सुरक्षित रह जाएगा क्या? अगर कंबोज का डेटा डिलीट हो गया तो नीरज शर्मा का डेटा भी डिलीट कर दिया जाएगा? या मामला पिटीशन अगर फाइल हो गई है तो डेटा इनको सुरक्षित रखना पड़ेगा? क्या माना जाए, डेटा बचा रहेगा या फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट को मान नहीं रहे तो डेटा क्यों रखेंगे, नियम क्यों मानेंगे हम? एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है राय साहब। जो सर्वमित्र कंबोज के केस में किया गया है वो तो इतना भयंकर है कि आप आए हो कि मेरा, देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आपके बच्चे के, आपने रिवैल्यूएशन अप्लाई किया कि भाई मेरे बच्चे के नंबर कम है, पेपर दोबारा चेक कीजिए, और मैं हूं आपका टीचर। मैं कहता हूं कि साहब ये नई आंसर शीट पकड़िए, नया सवाल लिख दीजिए। ये कर रहा है चुनाव आयोग, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। जो सिरसा में किया गया, आपने डेटा किस हैसियत से डिलीट कर दिया भाई? किसने ताकत दिया आपको? कल को उस आदमी को अगर पिटीशन में जाना हो, आपने तो डेटा डिलीट कर दिया। दिस इज ए क्रिमिनल एक्ट। मैं आया चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए, आपने डेटा डिलीट कर दिया। जो आपने दूसरा सवाल पूछा नीरज शर्मा का, उसमें एक चीज लीगल पोजीशन साफ होती है राय साहब। कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन पिटीशन में जाता है, नॉट ओनली नीरज शर्मा, एनीबॉडी, हरियाणा में तो 20 लोग गए, 20 से भी ज्यादा गए, तो इलेक्शन पिटीशन जब चली जाती है तो इलेक्शन से संबंधित सारा रिकॉर्ड उसी दिन से ऑटोमेटिकली सुरक्षित कर लिया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज मांगी जा सकती है हाईकोर्ट में। जो इलेक्शन पिटीशन है वो केवल हाईकोर्ट में ही लाई करती है, और उसमें जिला के जो अधिकारी है, चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, ये उनके ऊपर है कि वो सारे का सारा रिकॉर्ड सुरक्षित हो, तो उसको छू नहीं सकते नियमानुसार। बाकी आज के दौर में तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नहीं सुन रहे, तो उसके अलावा क्या होगा? लीगल पोजीशन ये है। नहीं, लेकिन सर आपने जो बताया वो गंभीर है। आप कह रहे हैं कि पिटीशन हो गई तो उनका सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है, पिटीशन होते ही सब कुछ डिलीट मार दो ताकि आदेश करें
तो हम हमारे पास देने के लिए कुछ रहे ही ना। नहीं, जी। वो जो डिलीट किया है एक मशीन का, वो रानिया में हम्म। किया है, यहाँ पे नहीं हम्म। किया है। इनको तो मना ही कर दिया कि आपका तो सीएंड भी होगा ही नहीं, क्योंकि आप चुनाव याचिका में चले गए। दोनों में फर्क है। सर ये तो अभी बताया है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट से मान लीजिए आदेश आ जाता है कि नहीं ठीक है, पिटीशन चल रहा है लेकिन आप इनका चेकिंग और वेरिफिकेशन कराइए, तो तब फिर ये वापस वैसे ही लिख करके दे देंगे कि नहीं हमारे पास तो डेटा ही नहीं है, आप आइए मॉक पोल कर लीजिए। सारा यही खेल है, सारा यही खेल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, देखिए आजकल हम्म। सुप्रीम कोर्ट जो खेल कर रहा है ना, दो तीन चीजें हम्म। समझनी पड़ेंगी दर्शकों के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मैं उदाहरण देता हूं आपको क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ताकतों को लेकर के जो केस आया, उसमें साफ कहा कि चुनी हुई सरकार के पास सारी शक्तियां हैं, कर दिया फैसला। और उसके आखिर में चंद्रचूड़ साहब ने एक लाइन लिखवा दी कि फिर भी अगर केंद्र चाहे तो आप नया कानून बना करके ये शक्तियां एलजी को दे सकते हैं। वो लीवे छोड़ दिया। उन्होंने तुरंत हम्म। पहले ऑर्डिनेंस लाए और कानून बना दिया। ऐसे ही अगर हम्म। आपको ध्यान हो, चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति थी, मुख्य चुनाव आयुक्त की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीजीआई इसमें होगा, पैनल के अंदर। और फिर भी अगर आप चाहे तो सरकार कानून बना सकती है। तो उन्होंने पहला हम्म। कानून यही बनाया कि सीजीआई बाहर। तो बाहर सुप्रीम कर कोर्ट दिया। जान पूछ करके लीवे छोड़ रहा है। ये इसके पीछे भी समझिए ना पूरी मंशा। देखिए, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू सुप्रीम कोर्ट, आपने कभी इस तरह के आदेश सुने थे क्या आजाद भारत के इतिहास में? और अब इस केस में भी जब जस्टिस खन्ना खुद ये कह रहे हैं, खुद, कि सी एंड वी की इजाजत दी जाए, पैसे लेकर के दी जाए, लोगों ने पैसे जमा करा दिए, तो उनके जो आदेश है उनको किस रूप में चुनाव आयोग इंटरप्रेट कर रहा है और किस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ा रहा है? मुझे तो ये बताइए, 47,000 रुपए दे करके मैं किसी के मॉक पोल के लिए क्यों जाऊंगा? मुझे क्या पड़ी है? हम्म। मैं तो अपना जो मेरा चुनाव में जो इसमें मुझे संदिग्ध है, मैं तो वो डेटा चाहता हूं। वो आप दिखा नहीं रहे, आपने डेटा और डिलीट कर दिया एक मशीन का। तो ये क्रिमिनल एक्ट है। और इसके अंदर चुनाव आयोग ने, इसमें मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने फैसला दिया। अब जब लोग पिटीशन में गए तो उन्होंने वो पिटीशन ही नीचे मार्क कर दी किसी दूसरे जज के पास। तो ये पूरे का पूरा तंत्र भाजपा में तंत्र हो गया है। और पूरा तंत्र संविधान को बचाने के लिए नहीं, सत्ता को बचाने के लिए पूरा एक्टिवेटेड है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई हो। ये अब बिल्कुल मतलब स्पष्ट हो गया। मतलब पहले वाले जो थे वो भगवान भरोसे फैसला दे रहे थे, घंटी बजा रहे थे, और दूसरे वाले जो आए हैं वो खुले रूप में तंत्र के लिए पहले ही से काम करने लगे। वो तो जाते जाते उन्होंने अपने पत्ते खोले, और ये शुरुआत से ही पत्ते उसी पत्ते पे चल रहे हैं कि नहीं नहीं हम आए हैं, काम करेंगे, जिनका काम करने आए हैं उन्हीं का काम करेंगे। राय साहब, मेरा तो एक सामान्य, एक जन सामान्य के नाते, मैं किसी की कंटेम्प्ट नहीं करना चाहता, मैं तो एक सामान्य एक बात कह रहा हूँ। एक फैसला जस्टिस खन्ना ने दिया बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद, क्रॉस मैचिंग के बारे, सारे के बारे में। और हम्म। जब उन्होंने एक आदेश दिया, उसकी पालना नहीं हो रही है, तो कंटेम्प्ट में जब वो केस लोग आए कि साहब आपका आदेश, इसको तो लागू करा लीजिए, फिर वो सीजीआई भी बन गया। अब तो एज सीजीआई उनके पास है, तो वो तो सारे मामले से वेल वर्स्ड है ना, उनको सारे मामले की जानकारी है। उसके बावजूद भी वो केस दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बारे में हम्म। क्या कहिए? इसके बारे में तो हम बिल्कुल। केवल कुछ जो भी है, हम तो दर्शकों के लिए छोड़ते हैं कि दर्शक तय कर ले कि किस दिशा में चीज, बिल्कुल हम तो तथ्य रखते हैं। और जो दर्शकों कुछ और दिल्ली देश में को। हो रहा है, जो दिल्ली हम्म। में हो रहा है, वो तो आप कल्पना ही कर सकते हैं, जो आपके सामने है। बिल्कुल। दर्शकों और देश को ये तय करना चाहिए, ये अंतर समझना चाहिए। हम केवल इस पैटर्न पर नहीं चल सकते हैं कि न्यायपालिका का आदर होना चाहिए, न्याय का सम्मान होना चाहिए, इसलिए हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। नहीं साहब, वो दौर अब ऐसा नहीं है। अब न्यायपालिका की निष्पक्षता लगातार कटघरे में खड़ी है। ऐसे में हम पूरे सम्मान के साथ न्यायपालिका की प्रणाली जो हमारे देश में संवैधानिक तौर तरीकों से बनाई गई है, उस पूरे सम्मान और उसके उसका मान सम्मान रखते हुए हम अपने दायरे में उस सवालों पर बात कर रहे हैं, और हम ये बात करते रहेंगे, बात करते रहना चाहिए मुझे लगता है आज की तारीख में। तो कहीं अगर किसी को ये लगता है कि न्यायपालिका पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, तो हम उस न्याय प्रणाली का अपने सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरीके के जहां पर सब जब बातें ऐसी आएंगी कि हम कोई न्याय की कुर्सी पर बैठ करके कोई व्यक्ति एक पार्टी, एक विचारधारा की तरफ अग्रसर दिखेगा, तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठेंगे। ये मुझे लगता है दर्शकों को भी ध्यान रखना चाहिए, सत्ता को भी ध्यान रखना चाहिए, और न्यायपालिका को भी ध्यान रखना चाहिए। हेमंत सर, मैं अब आगे आता हूं जरा दिल्ली चुनाव पे। मुझे ये बताएं सर कि ये जो तस्वीर है, जिस तस्वीर का अब तक आप जिक्र कर रहे थे, दिल्ली चुनाव को ये कैसे प्रभावित करती है? राय साहब, हर प्रदेश के अंदर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है, जो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। उसके बाद आपने छत्तीसगढ़ में देखा, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, और अब दिल्ली में। वाकई सब जगह पर उस तरीके से लोग
पकड़ नहीं पाए। दिल्ली में इनकी चोरी सरेआम पकड़ी गई, और वो चोरी क्या है, वो डकैती है। आप वो 5 पेज की जरा लिस्ट दिखाइए अपने दर्शकों को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री और सांसद जो दिल्ली में सरकारी आवासों में रहते हैं, पूर्व सांसद सरकारी आवासों में धक्के से रह रहे हैं सांसदों के, उसके अंदर एक एक मकान के एड्रेस पर 30-30, 35-35, 40-40 वोट नए रजिस्टर्ड करवाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। में थोड़ा सा आपके दर्शकों को, जो डेटा मैनिपुलेशन का खेल है वो क्या है, देखिए इनके पास पिछले कई चुनावों का बूथ वाइज कंप्लीट डेटा है, किसको कितने वोट मिले थे। एक कार्यक्रम इन्होंने ये किया कि बड़े पैमाने पर एक खास समुदाय के और एक खास बिरादरियों के जो इनको वोट नहीं देती, उनके वोट बड़े पैमाने पे काटे, बड़े पैमाने पे काटे। उसका छोटा सा उदाहरण एक कंस्टिट्यूएंसी देता हूं, उसके बाद दर्शक खुद समझ जाएंगे। केवल नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी, जिसमें अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, वहां पर वहां की जो वोट है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, वो करीब 1 लाख है। 1,02,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं। वहां पर इन्होंने क्या खेल किया, चुपके से 5500 तो वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन जारी करवा दी। 5500 वोट, यानी कि 5.5%। और अब 13,000 नए वोट बनवाने के लिए, 13,000 नए वोट, 5-5.5% वो और 13% वो, 18% का खेल। ये पूरे देश में, मैं आपको हमेशा कहता था कि ये वो खेल करते हैं। दिल्ली में वो चोरी पकड़ी गई। परवेज साहिब सिंह वर्मा, उनको सांसद से हटे हुए कितने दिन हो गए, 7-8 महीने हो गए। आज भी सरकारी बंगले में रह रहे, किस कैपेसिटी में। जब राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया तो 1 महीने का नोटिस दिया गया था। इनकी तो टर्म खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद 8 महीने से उस बंगले में रहते हैं, और उस बंगले के नाम से, उस बंगले के एड्रेस पर दर्जनों वोट बना दी जाए। दिल्ली में जो सर्वेंट क्वार्टर, सेंट्रल दिल्ली में, मैं सारी ये बात नई दिल्ली की कर रहा हूं, जो भी बातचीत कर रहा हूं, नई दिल्ली के अंदर जो सरकारी क्वार्टर है गोल मार्केट के आसपास, 2 बेडरूम 1 बेडरूम के क्वार्टर से, एक एक क्वार्टर में 25-30 वोट, 25 वोट, 30 वोट, 32 वोट नई रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन दिए गए हैं। राजीव कुमार क्या कर रहे हैं, वो तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी के बड़ी उसमें कसमें खा रहे थे। उनको इतनी शर्म नहीं रही कि उनके नाक के नीचे परवेज साहिब सिंह वर्मा पैसे बांटता पकड़ा गया, कोई फैसला नहीं। विदुड़ी प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहता है, वो दिल्ली के सीएम के बारे में क्या कहता है, कोई फैसला नहीं, कोई कुछ चर्चा भी नहीं। दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर वोटों का काटना और जोड़ना, आपको याद दिलाता हूं मैं, मई में जब लोकसभा चुनाव हुआ 24 में, तो वहां पर 1,45,00,000 वोट थे दिल्ली के अंदर, और अब जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें 7,68,000 वोट नए जुड़ गए अब तक, और 5,26,000 वोट, 7,68,000 वोट जो जुड़ चुके हैं, उसका मतलब समझते हैं राय साहब, पर कंस्टिट्यूएंसी लगभग 11,000 वोट। हो गया खेल। विधानसभा में छोटे जिले, छोटे स्टेट में, दिल्ली जैसे स्टेट में जीत का मार्जिन क्या होता है, 5,000 7,000, और ऑन एन एवरेज 11,000 तो वोट बढ़ गए, और उतने ही वोट कटवा डाले। और अब 14 दिसंबर से लेकर के अब तक इसी दिल्ली में 5,26,000 नए वोटों की एप्लीकेशन दे दी। आपको अब भी कोई शक है कि चुनाव कैसे जीता जाता है, और कैसे दे दी, वो आप सूची दिखाई रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, दर्शक देख लें। एक एक आवास पर, सांसद के आवास में जहां पिछली बार 3 वोट थे, आज वो 33 वोट नए, 25 वोट नए। हरियाणा का सांसद धर्मवीर सिंह, उसके एड्रेस पर, कोई झारखंड का सांसद है उसके एड्रेस पर, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, उसके एड्रेस पर। ये हो क्या रहा है, और कोई चुनाव आयोग, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई अदालत, कोई न्यायपालिका, कोई मीडिया। उस दिन जब ये लफाजी कर रहे थे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो उन्होंने देखा, आपने क्या बातें कर रहे थे वो, कि एक भी वोट ऐसे नहीं कट सकती, तो ये कैसे कट गई अरविंद केजरीवाल के यहाँ 5500, एक भी वोट जुड़ नहीं सकती, तो ये कैसे बढ़ गई। एक छोटा सा एग्जांपल बस महाराष्ट्र का देता हूं आपको। महाराष्ट्र में आपको ध्यान है, पूरे देश के साथ मई में चुनाव हुआ था, मई 2024 में लोकसभा का। मई 19 से और क्या नाम है मई 2024 तक, 5 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर केवल 32 लाख वोट बढ़े थे, 32 लाख। और मई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक, जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव आया, 48 लाख वोट बढ़ गए 5 महीने में। यह है भाजपा की जीत का वो। लेकिन ना तो चुनाव आयुक्त। अच्छा, मजेदार बात और शर्म बात मीडिया के लिए भी, हम सबको डूब के मरना चाहिए इस पर। जब वो सारी लफाजी कर रहे थे राजीव कुमार बैठ करके, उस समय दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, वोटों की काटा छाटी और नई वोट जोड़ना। लगातार आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ है, वो सवाल उठा रही थी। किसी जर्नलिस्ट ने वो सवाल पूछा क्या राजीव कुमार से? सवाल ही नहीं पूछा। तो इसका मतलब
कंप्लीट कंट्रोल मोदी सरकार का ना केवल बाकी सिस्टम पर है, मीडिया का भी है। नहीं तो मीडिया के सवाल तो पूछते हैं, राजीव कुमार जवाब देते नहीं देते अगले पक्ष है, तो मीडिया ने इसमें सवाल पूछना भी। तो मैं जो आपको बार बार एक बात कहता हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी को आप कितना ही कुछ कर लीजिए, और पार्टियां तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चोरी नहीं पकड़ पाई। अब आम आदमी ने तो सरेआम चोरी भी पकड़ ली और सीना चोरी भी पकड़ ली कि कैसे वोट काटे हैं और कैसे वोट जुड़ रहे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। तो इस चुनाव का मतलब क्या है? अगर मतलब दिल्ली में भी लूट के वोटों की सरकार बनेगी, डकैती, इसको आप लूट कैसे करे राय साहब? वाई यू आर सो काइंड टू देम? ये डकैती है ना। आप राम प्रकाश राय दिल्ली के गोल्ड मार्केट में रहते, मैंने बिना कुछ किए आपकी वोट कटवा दी, ठीक, क्योंकि आपको, मुझे पता है आप किसको वोट डालते हो, और आपकी जगह 4 वोट दूसरी बनवा दी, वो भी फर्जी, उनका एड्रेस भी कंप्लीट नहीं है किसी सांसद के एड्रेस पर। तो आप इसको लूट कैसे कहते हैं? तो डकैती है। आपका क्या कसूर था? यही कसूर कि आप बीजेपी के वोटर नहीं है। तो ये लोगों के संवैधानिक हथियारों पर सरेआम डकैती डाली जा रही है चुनाव आयोग के संरक्षण में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है। वहीं पे दिल्ली हाई कोर्ट है, 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ है। आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही है, और मैं कहता हूं ये वहां का नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी मुख्य चुनाव आयुक्त को, अगर आपको ध्यान हो, आज से 20 दिन पहले, और उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ये डिजिटल बैलेट स्टफिंग, उन्होंने जांच करवाई इन रिजल्ट्स की, हरियाणा की भी, महाराष्ट्र की, और इंटरनेशनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डेटा एक्सपर्ट्स, उन्होंने जांच की और उन्होंने कहा ये सब फर्जीवाड़ा है जो चुनाव आयोग ने किया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी मुख्य चुनाव आयुक्त को, और उसमें 2 मांगे की। राय साहब, दर्शकों के लिए बता दूं, दर्शक फैसला करेंगे। उन्होंने कहा चुनाव आयोग को कि आप हमें एक्सेल उसमें फॉर्मेट में इन दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट दे दीजिए। इसमें क्या बुरी बात है, वो तो ऑनलाइन भी होती है, सारी वोटर लिस्ट ऑनलाइन होती। उन्होंने कहा साहब हमें एक्सेल फॉर्मेट में दे दीजिए। आज तक नहीं दी वो, क्योंकि पकड़े जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा हमें दोनों स्टेट्स के फॉर्म 20 दे दीजिए। फॉर्म 20 में क्या होता है? एक बूथ पे किस कैंडिडेट को काउंटिंग के दौरान कितने वोट मिले, ये देने में क्या परेशानी है? ये भी नहीं दिया आज तक। क्यों? ये समझिए आप। वही बात है चेकिंग एंड वेरिफिकेशन मैचिंग। तो इतनी शर्म निरपेक्षता और निर्लज्जता के साथ राजीव कुमार और पूरा तंत्र, आपको ध्यान है जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने इनको आपत्ति की तमाम परिणामों के ओर पे 2500 पेज की चिट्ठी लिख दी, लेकिन उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लफाजी कर दी हुई। तो पूरे तंत्र को हाईजैक कर लिया गया है, और ये देश के लोकतंत्र पर सरेआम डाका है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। बिल्कुल। और इस पूरी लफाजी और उस पूरे डाके पर सुप्रीम कोर्ट जो मुहर लगा रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है। उसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, और संस्थाओं को भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो आस्था है उसको जिंदा रखने की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। वनस्पत की किसी, जी सर। राजीव जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं राम प्रकाश जी और कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब वो आदेश दिया था, उसके बाद कर्ण दलाल एंड कंपनी तुरंत गए सुप्रीम कोर्ट में कि साहब आपके एसओपीज के ऊपर ये कंटेम्प्ट हुई है, इस पे क्या नोटिस नहीं होना चाहिए था? क्या चुनाव आयोग से पूछा नहीं जाना चाहिए था? आप सोचिए, राजीव कुमार तो 18 तारीख को चले जाएंगे, किसकी जिम्मेदारी बचेगी? सुप्रीम कोर्ट ने अभी 21 जनवरी की तारीख दे रखी है। कोई भी पिटीशन रूटीन में जाती है, और ये तो उस जज के पास है जिसका फैसला है, और वह सीजीआई। मेरा फैसला और मैं सीजीआई हूं, और उसके बावजूद भी नोटिस ना हो। बिल्कुल। तो इसमें तो दाल में काला नहीं है राय साहब, ये पूरी दाल काली है, दाल ही काली है। बिल्कुल। मैं आपसे न्याय मांगने गया हूं, आप मुझे तारीख दिए जा रहे हैं। और ये लोकतंत्र का सवाल, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये किसी कैंडिडेट का सवाल नहीं है, ये इस देश के अर्जित लोकतंत्र का सवाल है जो हमें संविधान ने दिया है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि लोकतंत्र के प्रति जो लोगों की आस्था है, उस आस्था को बनाए रखने की तरफ अग्रसर होना होगा, और खास करके न्यायपालिका को, क्योंकि हर आदमी की अंतिम उम्मीद न्यायपालिका ही है। लेकिन इस समय बहुत कमजोर हालत में दिख रही है, और ये ठीक नहीं है किसी भी लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर हमसे बात करने के लिए और ये सॉलिड फैक्ट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच।